नमस्कार दोस्तों। कास्ट रिजर्वेशन सालों से चले आ रहा देश का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इश्यूज। क्या सरकार को कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सवाल बड़ा सिंपल है, लेकिन जब जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे तो इसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसी सवाल को आंसर करने की। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया है मोहक के साथ कोलैबोरेशन में। मोहक अपने YouTube चैनल सोच पर बहुत ही बढ़िया एनालिटिकल वीडियोस बनाता है सोशियो इकोनॉमिकल इश्यूज पर। वैसे सच बताऊं दोस्तों, ये टॉपिक इतना कॉम्प्लेक्स और इतना डिटेल्ड है कि जब हम इसकी रिसर्च करने बैठे तो हमने डिसाइड किया कि एक 15 मिनट के वीडियो में इस टॉपिक को समराइज करना काफी नहीं होगा। हमने इस वीडियो को एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 वीडियोस होंगे। पहले वीडियो में हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम की क्या हिस्ट्री रही है, कास्ट रिजर्वेशंस की क्या हिस्ट्री रही है, क्यों हिस्टोरिकली हमारे लीडर्स को जरूरत पड़ी कास्ट रिजर्वेशन लाने की। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि आज के दिन इंपैक्ट क्या हुआ है कास्ट रिजर्वेशन के आने के बाद, और फ्यूचर क्या होगा कास्ट रिजर्वेशन का। क्या इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। वैसे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात इनकम्प्लीट रह जाएगी अगर हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करेंगे। तो आज के दिन क्या लगता है आपको, कास्ट के बेसिस पे कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्या आज के दिन अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है? हम लोगों को जो शहरों में रहते हैं उन्हें लगेगा कि ये तो सिर्फ किताबों में लिखी जाने वाली बात है। अब आज के जमाने में कौन करता है ये सारी चीजें? हैरान हो जाएंगे आप जान के। ये मैप देखिए, ये मैप दिखाता है कि कितने परसेंटेज हाउस होल्ड अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं आज के दिन भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये रेशियो परसेंटेज 40 to 50% से भी ज्यादा है। अगर डेटा पर देखकर यकीन नहीं होता तो लोगों के मुंह से खुद सुन लीजिए। क्विंट ने एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाई थी हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद, कि वहां पर अनटचेबिलिटी कितनी प्रैक्टिस करी जाती है। दलित लोग नीची कास्ट होती है, ठीक है, तो उन्हें ना शादी करते, खाने के लिए हमारे यहाँ प्रोग्राम खाने के लिए आएंगे, वो तो अलग बैठ के खाएंगे। ये नहीं कि हम उनके यहाँ खाने जाएं, हम नहीं जाते उनके लिए खाने। क्यों? वो एससी के लोग हैं, हम उन्हें नीची कास्ट मानते हैं। 2016 में SARI सोशल एटीट्यूड्स रिसर्च इंडिया ने एक फोन सर्वे कंडक्ट किया था दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लोगों से पूछने के लिए कि आप में से कितने लोग यहां पर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं अपने घर में होते हो या खुद प्रैक्टिस करते हैं। दिल्ली में 39% नॉन दलित हिंदू औरतों ने माना कि उनके घरों में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करी जाती है। 21% नॉन दलित हिंदू औरतों ने माना कि वो खुद अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करती हैं। राजस्थान में 60% नॉन दलित मानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस को बैन कर देना चाहिए। सेम सर्वे से दिल्ली से करीब 43% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि वो रिजर्वेशंस को अपोज करते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि सीट्स को मेरिट के बेस पे दिया जाना चाहिए, ना कि कास्ट के बेसिस पे दिया जाना चाहिए। तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये रहता है लोगों का कि जो लोग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि आज के दिन भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी होना चाहिए। और जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट होते हैं वो कहते हैं कि ये मेरिट के बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए। ये अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन रहेगा तो इक्वालिटी नहीं रहेगी सोसाइटी में। कास्ट सिस्टम के ओरिजिन के पीछे कई थ्योरीज है। एक थ्योरी के हिसाब से जो ऋग्वेदा में पाई जा सकती है, जो पहले मनुष्य थे हमारे ब्रह्मांड में, उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया था हमारे समाज को बनाने के लिए, और इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट वर्णा के लोग यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज के लोग बने। जैसे उनके सिर से बने ब्राह्मण लोग जो बुद्धिमान और ज्ञानी माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि हमारी शिक्षा के लिए वो जिम्मेदार है। उनकी बाजू से बने क्षत्रिय लोग जो ताकतवर होते हैं और इसीलिए वो योद्धा माने जाते हैं। उनकी जान या फिर थाई से बने वैश्य लोग जिनको ट्रेडर या फिर व्यापारी माना जाता है, और उनकी पैर से बने शूद्र लोग जो हमारे समाज की छोटी मोटी चीजें करते हैं। पर इस पूरे सिस्टम में एक कैटेगरी आपको दिखेगी ही नहीं, और वो है दलित्स की, क्योंकि वो इस क्लासिफिकेशन में मौजूद ही नहीं है। इसलिए उनको अवर्ण भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे लोग जिनका कोई भी वर्ण नहीं है, और उनको साफ सफाई की जिम्मेदारी दी जाती है। दूसरी थ्योरी कहती है कि आपकी कास्ट आपके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करती है। तो अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कार्य करे होंगे तो आप ब्राह्मण की तरह पैदा होंगे इस जन्म में, और अगर आपने अच्छे कार्य नहीं करे होंगे तो आप दलित की तरह पैदा होंगे इस कर्म में। और इस थ्योरी के हिसाब से अगर एक लोअर कास्ट व्यक्ति को अपने अगले जन्म में एज एन अपर कास्ट पैदा होना है तो उनको अपनी कास्ट में ही काम करना चाहिए और वो अच्छी तरह निभाना चाहिए। पर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी कास्ट हमारी ऑक्यूपेशन डिसाइड करती है, बल्कि हमारी ऑक्यूपेशन हमारी कास्ट डिसाइड करती है।
और क्योंकि ब्राह्मण लोग ज़्यादा ज्ञानी थे इसलिए वो हमारे समाज के टीचर्स बन गए। पर ये नहीं है कि बस ब्राह्मण लोग ही टीचर्स हो सकते हैं, दूसरे लोग भी ज्ञान पाकर एक ब्राह्मण बन सकते हैं। और ब्राह्मण महिलाएं एक क्षत्रिय या फिर वैश्य पुरुष के साथ शादी भी कर सकती थी, पर उनके लिए एक शूद्र या फिर दलित के साथ शादी करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमारा कास्ट सिस्टम थोड़ा फ्लूइड सा था, ज्ञान गेन कर कर कोई भी ब्राह्मण बन सकता था। पर हमें पता है कि टाइम के साथ साथ ये कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया और कास्ट रूल्स हमें हर जगह देखने को मिल गए। आप क्या काम करते हो, किसके साथ शादी करते हो, किस मंदिर में जाते हो और किसके साथ खाते हो, ये सब कास्ट पर निर्भर होने लगा और लोग अपनी कास्ट आइडेंटिटी को पीछे भी नहीं छोड़ पाए। इसी वजह से 6th सेंचुरी के करीब कई लोअर कास्ट लोग बुद्धिस्ट बन गए। गौतम बुद्ध जो क्षत्रिय पैदा हुए थे वो खुद इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और ये बुद्धिज्म में कन्वर्जन हमने बस 6th सेंचुरी में नहीं देखा। वैसे 1956 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 5 लाख लोअर कास्ट हिंदूज के साथ बुद्धिज्म में एक मास कन्वर्जन किया था। बात यह है दोस्तों, मोहक ने जिस कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब किया वो थियोरेटिकली तो बहुत ऑर्डरली था, लेकिन इन प्रैक्टिस इतना नहीं था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये पूरा सिस्टम बदल गया और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो गया और भी ज्यादा रिजिड हो गया। पहले भी डिस्क्रिमिनेटरी था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये और भी ज्यादा हो गया। और इसके पीछे रीजन बस सिंपल है कि ब्रिटिशर्स इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था उसे आसान बनाना चाहते थे। ब्रिटिशर्स के लिए पूरा सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था, वो और सिंप्लीफाई करना चाहते थे इस सिस्टम को। हेनरी वॉटरफील्ड जो कि उस जमाने में एक एम्प्लॉय थे एट द स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट एट द इंडिया ऑफिस, उन्होंने काफी डिटेल में लिखा था कि क्या डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ी थी जब वो कास्ट सिस्टम को क्लासिफाई करने चले। तो वैसे इन सारी चीजों के सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे अगर आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो। जेम्स प्रिंसेप उस जमाने के एक ब्रिटिश स्कॉलर थे जो कि 1834 का सेंसस ले रहे थे। उन्होंने पाया कि बनारस के ब्राह्मण्स में भी 107 डिस्टिंक्ट अलग अलग कास्ट्स मौजूद थी। 1872 के सेंसस के लिए वॉटरफील्ड ने पाया कि सबसे आसान तरीका इंडियंस को क्लासिफाई करने का रहेगा 4 वर्ना सिस्टम। ये 4 वर्णों का सिस्टम बड़ा पॉपुलर है आज के दिन, ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। लेकिन W.B. कॉर्निश जो कि रिस्पॉन्सिबल थे मद्रास प्रेसिडेंसी सेंसस के लिए 1871 में, उनका बड़ा फेमस कोट है, इट इज डाउटफुल दैट देयर वाज एनी पीरियड ड्यूरिंग विच हिंदूज वर कंपोज्ड ऑफ द 4 कास्ट्स ओनली। उनका मानना था कि हिस्टोरिकली कोई भी ऐसा पीरियड नहीं था कि हिंदूज को सिर्फ 4 भागों में डिवाइड किया जाता हो, इससे कहीं ज्यादा और डिविजन्स के तरीके थे। तो ये जो 4 वर्णों का सिस्टम है, ब्रिटिशर्स ने इसे पॉपुलर बनाया, जिसमें ब्राह्मण्स को टॉप पर माना जाता है। क्लासिफाई किया गया है कि प्रिविलेज्ड क्लास है ब्राह्मण्स। किसकी मदद से किया ये ब्रिटिशर्स ने? ब्राह्मण्स की खुद की मदद से। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इनिशिएटिव लिया हिंदू और मुस्लिम लॉ को फॉर्मुलेट करने का, और इसके लिए उन्होंने हायर किया 11 ब्राह्मण पंडितों को, जिन्होंने इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया और वैदिक लॉज को और वाइडली अप्लाई कर दिया। इसी चीज को अक्सर ब्राह्मणिज्म भी कहा जाता है, ब्राह्मणवाद भी कहा जाता है, जो कि हिंदुओं पर फोर्स किया गया, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये जो वैदिक सिस्टम था जिसमें 4 कास्ट हैं, ये इतना वाइडली प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। हर हिंदू इसे प्रैक्टिस नहीं करता था, इसे जबरदस्ती फोर्स किया गया। और इस तरह से ब्रिटिश राज ने अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिवाइड को और बढ़ा दिया। M.N. श्रीनिवास जो कि एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने सोशल मोबिलिटी को और मुश्किल बना दिया। लोगों का जो मिलना जुलना होता था अलग अलग कास्ट के बीच में, अब वो और भी मुश्किल बन गया अंग्रेजों के आने के बाद। पहले ये पॉसिबल हो सकता था कि कोई नॉन ब्राह्मण कास्ट का इंसान पॉलिटिकल पावर गेन कर सके, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये चीज और भी मुश्किल बन गई। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड हार्डिंगे जो कि इंडिया के वाइसरॉय थे 1910s में, इन्होंने डिसाइड किया कि सारी पब्लिक सर्विसेज को फिलअप किया जाएगा बाय एन ओपन कॉम्पिटिशन एग्जाम, जो कि इंग्लिश में कराया जाएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी के ब्राह्मण्स को इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास ही एक प्रिविलेज्ड एक्सेस था ये लैंग्वेज सीखने का। इस रीजन से मद्रास में ब्राह्मण्स की पॉपुलेशन सिर्फ 3% होती थी, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट ऑक्यूपाई कर रखी थी वो 80% से भी ज्यादा थी। तो मैसूर की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वहां पर तमिल ब्राह्मण्स ने ऑलमोस्ट एक मोनोपोली क्रिएट कर ली सारी जॉब्स में। 19वीं और 20वीं सदी में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने हमारे कास्ट सिस्टम के खिलाफ ठोस कदम उठाए थे। अब हम सबके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, पर 3 ऐसे लोग थे, शाहू जी महाराज, ज्योतिराव फूले और B.R. अम्बेडकर। शाहू जी महाराज पहले व्यक्ति थे इंडिया में जिन्होंने रिजर्वेशंस इंप्लीमेंट करी थी अपने कोल्हापुर राज्य में। ज्योतिराव फूले जो शूद्र कास्ट में पैदा हुए थे, वो अमेरिका में स्लेव्स के स्ट्रगल से बहुत इंस्पायर्ड थे।
लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। उन्होंने वेदास को मानने से इनकार कर दिया था और ये भी नकार दिया था कि बस ब्राह्मण लोगों का ही हिंदू रिलीजन पर कंट्रोल होना चाहिए। 20वीं सदी में कास्ट रिजर्वेशन के खिलाफ आर्ग्यूबली सबसे बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, जिन्होंने द एनाइलेशन ऑफ कास्ट और इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स जैसी पॉपुलर बुक्स लिखी हैं। वो लोअर कास्ट, जिनको वो ओप्रेस या फिर डिप्रेस क्लास भी बुलाते थे, उनकी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन बस अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं बल्कि ब्राह्मण लोगों के भी खिलाफ। 1913 नागपुर में उन्होंने एक डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस ऑर्गेनाइज करी थी और ये कहा था कि डिप्रेस क्लासेस की सेफ्टी के लिए उनको ब्रिटिश सरकार से ही नहीं बल्कि कांग्रेस से भी इंडिपेंडेंट होना होगा। और अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने डॉक्टर अंबेडकर की डिमांड स्वीकार कर ली थी और डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टरेट्स देने का निर्णय ले लिया था, जिसके तहत सारी माइनॉरिटीज जैसे मोहम्मदन्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस और डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टरेट दी जा रही थी। सेपरेट इलेक्टरेट्स का मतलब होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बस दलित ही वोट दे सकते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर की डिमांड थी। जबकि जॉइंट रिजर्व्ड इलेक्टरेट्स का मतलब है कि सभी वोट दे सकते हैं, पर जो इलेक्शंस के लिए खड़े होंगे उनको दलित होना जरूरी है। जब गांधी जी को पता चला कि ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टरेट्स दे दिए दलित्स को, तो उन्होंने एक फास्ट अनटू डेथ अनाउंस किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये पॉलिसी हरिजन्स और दूसरे हिंदूज को बांटने लग रही थी। पर डॉक्टर अंबेडकर भी अपने निर्णय पर डटे रहे, क्योंकि उनका ये मानना था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन से ही डिप्रेस्ड कास्ट की अपलिफ्टमेंट हो सकती है। We think that if you have a common electorate, we would be submerged, you see, and the nominees of the scheduled caste who would be elected, who would be really slaves of the Hindus, not independent people. पर जब गांधी जी की हेल्थ बिगड़ने लगी थी, तो डॉक्टर अंबेडकर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। उनको नेगोशिएट करना पड़ा, जिसको बुलाया गया पूना पैक्ट। और गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को वादा दिया कि हम सेपरेट इलेक्टरेट्स तो नहीं, पर अपने जॉइंट इलेक्टरेट सिस्टम में ही डिप्रेस क्लासेस के लिए ज़्यादा सीट्स दे सकते हैं। इसलिए जहां उनको पहले 78 सीट्स मिलती थी, पूना पैक्ट के तहत उनको 148 सीट्स मिलेंगी। कई लोगों का मानना है कि अगर दलित को सेपरेट इलेक्टरेट दी जाती तो आज उनकी स्थिति कुछ और ही होती, पर ये सब गैसवर्क है। हमें नहीं पता एक्चुअल सिचुएशन क्या होती, क्योंकि हमारे पास ना ही कोई एविडेंस है और ना ही कोई रिसर्च। आजादी के बाद डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी गई और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जॉइंट इलेक्ट्रोलेट्स का सिस्टम कंटिन्यू रहा। इसी रीजन से 543 जो हमारी लोकसभा की सीट्स होती हैं, उनमें से 84 सीट्स को रिजर्व किया गया है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 47 को रिजर्व किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। इसके अलावा 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को ऐड किया गया, जो कि एम्पावर करते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस दिए जा सकते हैं सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन के हिसाब से 15% सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं और 7.5% सीट्स आज के दिन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। 1993 से पहले रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था, लेकिन 1993 के बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशंस एक्सटेंड कर दिए गए आफ्टर द मंडल कमीशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार 27% रिजर्वेशन दी गई ओबीसीज को गवर्नमेंट जॉब्स में और बाद में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जिसकी वजह से टोटल 49.5% सीट्स रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ गई सेंट्रल पोजीशंस पर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। लेकिन अगर स्टेट वाइज हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई कि वो खुद से एक्सटेंड कर सकती हैं रिजर्वेशंस बाकी कम्युनिटीज के लिए। इसी रीजन से आज के दिन आप देखते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट मराठास के लिए रिजर्वेशन की बात करती है, राजस्थान गवर्नमेंट गुज्जर्स के लिए रिजर्वेशन की बात करती है, हरियाणा गवर्नमेंट जाट्स के लिए रिजर्वेशन की बात करती है। 2019 में ये रिजर्वेशंस एक स्टेप और आगे चली गई जब मोदी सरकार ने 10% रिजर्वेशंस दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, जो कि जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते थे इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जिससे कि टोटल शेयर जो रिजर्वेशंस का है वो ऑलमोस्ट 60% तक पहुंच गया। सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है।
तो ये थी दोस्तों हिस्ट्री कास्ट सिस्टम की और कास्ट रिजर्वेशंस की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली में इंपैक्ट क्या हुआ इस कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का, क्या इससे एक्चुअली में सोशल अपलिफ्टमेंट हो पाई लोअर कास्ट लोगों की, क्या ये आइडियल तरीका है उनको अपलिफ्ट करने का, या कोई और भी सजेशंस हो सकती हैं इस सिस्टम को इंप्रूव करने की, और क्या फ्यूचर में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस होनी चाहिए या इन्हें हटा देना चाहिए, रिसर्च क्या कहती है इस पर, ये सारी चीजें जानेंगे हम इस वीडियो के पार्ट 2 में। अभी तक के लिए वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सोच चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया चैनल है, सिमिलर टॉपिक्स पे एनालिटिकल वीडियोस बनाता है मोक, तो इस बटन पे क्लिक करके आप इनके चैनल को जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, या यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एनालिटिकल वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।